हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग केबीएस के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है विविधता, विकलांगता और समावेशी की अवधारणा, जिसको हम कह सकते हैं कि विविधता है, विकलांगता और समावेशी जो शिक्षा होती है उसकी क्या अवधारणा है। ये आपको ऑन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका आज का टॉपिक। इसमें टॉपिक को जानने से पहले जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक, और लोगों तक अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब बात करते हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक जो आपका विकलांगता है वो एक प्रकार के विशिष्ट बालक के अंतर्गत आता है। विशिष्ट बालक कई प्रकार के होते हैं। जो आपकी विविधता विकलांगता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है विविधता, विविधता विकलांगता, इसके अंतर्गत जो चीज़ें आ रही हैं इसके अंतर्गत विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक के अंतर्गत 3 प्रकार की चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शारीरिक रूप से जो विकलांग है, यानी शरीर के से अपंग हैं। शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से, यहाँ कहें तो मानसिक रूप से, मानसिक रूप से, और ये यहाँ कहें तो सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से। यानी जो विशिष्ट बालक हैं कहा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शारीरिक रूप से, एक मानसिक रूप से, एक सामाजिक रूप से। शारीरिक रूप से क्या है भाई? शारीरिक रूप से क्या किस प्रकार के बालक आते हैं? शारीरिक रूप से जैसे आप बता सकते हैं, शारीरिक रूप से जो शरीर के द्वारा शरीर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, जैसे जैसे वही तो जानना है, जैसे शारीरिक रूप से कैसे। इसमें कहा जाए पहला अस्थि, यानी जिनको अस्थियों या कहते हैं ना अपंग बाधित बालक, अस्थि अस्थि या अपंग बालक, यानी जिनके शरीर में अस्थियां, मान लीजिए पैर में विकलांग हो गया, जिसको आज का नाम दिया गया है दिव्यांग। पैर से वो विकलांग, हाथ से विकलांग है, किसी शरीर के अन्य अंगों से उसका कार्य संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, कोई मानसिक तौर पे थोड़ा सा विकलांग है, तो ये कहा जाए कि एक कैटेगरी के रूप में फ़िलहाल हम यहाँ पे शारीरिक रूप से कह रहे हैं। तो यहाँ पे हाथ से कोई विकलांग हो सकता है, पैर से विकलांग होता है, इसे अपनी कमर से विकलांग हो सकता है, किसी अपनी गर्दन से विकलांग हो सकता है, जो एक तरह से अस्थियों का ठीक ढंग से संचालन नहीं कर पाते हैं, ठीक ढंग से अस्थियां उनकी नहीं व्यवस्थित हो पाई रहती हैं, वो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, जिनको आज के डेट में दिव्यांग कहा जा रहा है। वो इसीलिए कहा गया है अस्थि, यानी जिनके शरीर की हड्डियां प्रॉपर रूप में सही ढंग से काम नहीं करती हैं, वो शारीरिक रूप से विकलांग कहलाते हैं। ठीक, ये अस्थियों के द्वारा एक विकलांग हो गए, जिसमें अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा किसी का हाथ नहीं ठीक ढंग से होता है, किसी का पैर नहीं, जो पोलियो वाला देखे हैं ना आप, पोलियो के मरीजों को, तो ठीक वही बात समझ लीजिए, उनका एक पैर अच्छे से काम नहीं करता है, वही तो अस्थियों। अब बात करते हैं, और भी तो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, सिर्फ हड्डियों के विकलांग नहीं होते हैं, और भी तो होते हैं। तो कहते हैं जो सुनना, जिनको सुनने में दिक्कत होती है, श्रवण बाधित, श्रवण बाधित बालक, यानी जो बालक सुनने में, जिनको सुनाई कम देता है, यानी देता ही नहीं, एक तरह से परसेंटेज की मात्रा बहुत नाम मात्र की होती है, वो सुन भी एक तरह से कहा जाए तो सुनने में पूरी तरह वो एक तरह से फेल्योर होते हैं, पूरी तरह उनको कुछ भी चीज़ें सुनाई नहीं देती हैं, बस इशारों के द्वारा उनको समझाया और बताया जा सकता है। तब उनको किस रूप में, किस श्रेणी में रखा जाता है? शारीरिक रूप से जो विकलांग है, श्रवण बाधित बालक उनको कहा जाता है, क्योंकि वो सुनने में उनको
हर प्रकार से दिक्कत होती है। कोई उनको कुछ कहता है बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, उनको हाव भाव के माध्यम से, इशारों के माध्यम से समझाया जाता है, जिनको श्रवण बाधित, यानी उनको कान से कुछ भी नहीं सुनाई देता है। हाँ, कुछ समय के लिए वो लिपसिंग कर लेते हैं, जैसे आप वो रहते रहते वो आप जो बोलते हैं तो आपके ओठों की जो बातें रहती हैं, मूवमेंट रहती है, उसके हिसाब से वो पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसके हिसाब से वो समझ लेते हैं कि आप कह क्या रहे हैं। तो वो अश्रवण बाधित बालक कहलाते हैं, मतलब जिनको सुनने में 100% सुनाई। अब देखिए इसके भी कई कैटेगरी होती है श्रवण बाधित में। अब कोई थोड़ा सा सुनता है, कोई बिल्कुल नहीं सुन पाता है, कोई एकदम तेज बोलने पर नहीं सुन पाता है। तो जो सुनाई देने का परसेंटेज होता है वो एक तरीके से अलग अलग तरह के सीएमओ द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जो कितने परसेंटेज तक ये श्रवण बाधित विकलांग हैं, वो उसके हिसाब से उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। क्योंकि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जब मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ लगी थी भाई? उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थापित की गई थी सबसे पहले? तो इलाहाबाद का नाम सुने हैं, जिसका नाम आज प्रयागराज हो गया है। पुरानी जो किताबें होंगी उसमें इलाहाबाद दिया होगा, लेकिन जो नई किताबें आ रही हैं उसमें प्रयागराज दे रहा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इलाहाबाद ही प्रयागराज है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लगी वो कहाँ लगी? प्रयागराज में। ठीक। अब इस प्रयोगशाला को लगाने वाले यानी प्रयोगशाला के जनक कौन है? प्रयोगशाला बनी तो किसके देख रेख में बनी कहा जाए? मनोविज्ञान शाला बनाने का श्रेय किसको जाता है भाई? मनोविज्ञान शाला जो उत्तर प्रदेश में बनी उसका श्रेय किसको जाता है? तो कहा जाता है आचार्य नरेंद्र देव को ये जाता है क्रेडिट। उन्होंने ही मनोविज्ञान की शाला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगवाया। और जो 1947, अगर सन पूछ दे किस सन में, तो आप कह सकते हैं 1947, यानी देश जब आज़ाद हुआ ठीक उसी समय इन्होंने उस समय प्रयोगशाला, जो उस समय प्रयोगशाला का अधीक्षक होता था कि यानी जो प्रयोगशाला का पूरी तरह कर्ता धर्ता होता है एज ए HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता था, उसको क्या कहा जाता था, क्या नाम दिया जाता था? तो पदेन निदेशक उसको नाम दिया जाता था। जो पदेन निदेशक के कुर्सियों पर बैठता था वही सर्वे सर्वा इसका होता था मनोविज्ञान शाला का। तो ये थी उसके बारे में कि जब प्रयोगशाला बनी तो उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें कही गई कि जो विशिष्ट बालक होंगे वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें से शारीरिक रूप से होंगे तो शारीरिक रूप से अस्थि अपंग, श्रवण बाधित, अब दूसरा है दृष्टि बाधित। दृष्टि बाधित बालक क्या होता है भाई? दृष्टि बाधित जिनको देखने में पूरी तरह समस्या, यानी वो उनको दिखाई नहीं दे रहा, एक तरह से कहा जाए तो वो उनको ब्लाइंड होते हैं, मतलब अंधे होते हैं। अंधे यानी उनको भी दिव्यांग ही कहा जाता है। जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है वो एक ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। ब्रेल लिपि के माध्यम से उनको किस रूप श्रेणी में रखा गया है? दृष्टि बाधित। यानी उनको उन बालकों को, उन लोगों को जो बालक आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं वो दृष्टि बाधित की श्रेणी में रखे जाते हैं। और इसके शारीरिक रूप में ये दूसरी श्रेणी हो जाती है कि जिनको आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देता है और जिनको पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल लिपि की ज़रूरत पड़ती है, वो शारीरिक रूप से बालक के अंतर्गत आते हैं विकलांग। ठीक। अब बात करते हैं वाणी बाधित। वाणी से जो बालक बोलने में अक्षम होता है, यानी किसी भी प्रकार से वो बोल नहीं सकता है,
जैसे गूंगे विद्यार्थी होते हैं, आप कुछ भी कहते रहिए वो बोल नहीं पाते, बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन जो जिह्वा है वो उतने अच्छे ढंग से कंठ से उनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल पाती है, ठीक। तो वो वाणी से अपंग होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं बौद्धिक रूप से। बौद्धिक रूप से क्या, जो मानसिक रूप से अपंग बालक होते हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग बालक होते हैं, वो कौन कौन होते हैं। तो कहा जाता है, आप लोग इस टर्म का पढ़े होंगे, टर्मन महोदय का पढ़े होंगे, जो बालकों की एक अलग अलग कैटेगरी निर्धारित करते हैं, जिसमें कहते हैं सबसे पहले प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं भाई, जो पढ़ने लिखने में बड़े अच्छे होते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी कार्य क्या होता है, वो बड़ी जल्दी सीखने और समझने की उनके अंदर क्षमता होती है। जैसे एक सामान्य बालक कोई कार्य करता है तो वो अपने हिसाब से करता है। जैसे 1 घंटे का कार्य होगा तो वो 1 घंटे या 55 मिनट में करेगा, लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो 1 घंटे वाला काम 35 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर वो करके निपटा देगा, ठीक। तो वो प्रतिभाशाली है, यानी जो चीज़ें जिस रूप में उसको अनुकरण के द्वारा जो चीज़ें सिखाई जाएंगी वो हूबहू उसी रूप में सीख लेगा। यानी अगर वो कोई किताब हो उसके पास, किताब, तो किताब को लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे तरीके से उसी रूप में याद कर लेता है, वो प्रतिभाशाली बालक होता है, ठीक। लेकिन देखिए, प्रतिभाशाली बालक के अंदर कहा जाता है ना कि वो ज्ञान तो उसके अंदर बहुत होता है, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर सृजनात्मकता की कमी होती है। वो बहुत सारे नवाचारों को करने में उसको दिक्कत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक और इसकी कैटेगरी होती है सृजनात्मक। सृजनात्मक बालक। ये सृजनात्मक बालक क्या होते हैं, ये बड़े रचनात्मक होते हैं, यानी कोई भी कार्य है उसको ये बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। जैसे ये मार्कर पेन है, मार्कर पेन है, अब इसका काम व्हाइट बोर्ड पे लिखना है, तो ये इसमें सोचेंगे कि अगर इसी तरह का एक मार्कर और बनाया जाए, हर जगहों पे लिखा जा सके, जो व्हाइट बोर्ड है इस पर भी लिखा जा सके, और जो क्लास में दीवार अगर हो और दीवार को अच्छे से वाइट कलर से रंग दिया जाए, उस पर भी इस तरह का मार्कर यूज किया जा सकता है, तो उस पर विचार करेंगे। क्योंकि वो मार्कर, ये वो व्हाइट बोर्ड पे एक सनमाइका लगा हुआ है जिस पे ऐसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। लेकिन वो सृजनात्मक बालक ये सोचेगा कि ये जो मार्कर हम बनाएं, चाहे हम इसमें ऐसा क्या करें जो वाइट दीवार पे भी चले, जिस पे सनमाइका ना लगा हो, वो दीवार पे भी चलना शुरू करे और उसी तरह से फंक्शन करे जैसे वाइट बोर्ड पे ये फंक्शन कर रहा है। तो सृजनात्मक बालक जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग हट के काम करते हैं, बिल्कुल नया करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई चीज़ पहले से है तो उसमें क्या जोड़ के और बेहतर से बेहतर काम कर दिया जाए, वो सृजनात्मक बालक होते हैं, ठीक। अब बालक करते हैं मंदबुद्धि। मंदबुद्धि मंदबुद्धि बालक कौन होते हैं भाई, मंदबुद्धि बालक यानी जिनको समझने, मंदबुद्धि का मतलब ऐसा नहीं होते हैं कि एकदम मूर्ख होते हैं। देखिए, मूर्ख और मंदबुद्धि में दोनों में अंतर है। मंदबुद्धि का मतलब उसको एक कोई काम सिखाने में 10 या 20 बार हमको लग जाएंगे, 30 बार वक्त लग जाएगा, लेकिन वो बहुत लेट से समझते हैं, बहुत लेट से काम करते हैं, ठीक। यानी इनको सिखाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत वक्त लगता है, तब जाके धीरे धीरे सीखते हैं। यानी अगर इनको जिस रूप में सिखाया जाए वो उसी रूप में सीख लेते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग प्रयोग, ये दिमाग का प्रयोग करते ही नहीं है। यानी वो आप कह देंगे कि ये पेन वहाँ रखा हुआ है, मार्कर पेन रखा हुआ, जाके लेके आओ, तो ये नहीं सोचेंगे कि थोड़ा जल्दी जाना कम ना, वो अपने हिसाब से जाएंगे, लेके आएंगे। आप कह दो चले जाओ गोरखपुर, ये नहीं पूछेंगे कि गोरखपुर में क्या काम है, क्या प्रयागराज चले जाओ, ये क्या काम है, ये कुछ भी नहीं पूछेंगे, वो तुरंत वहाँ के लिए निकल जाएंगे। बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे कि क्या करने जाएंगे क्या नहीं, आप जैसा कहेंगे वो ऐसा करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो हस्तशिल्प कला होती है वो इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। यानी ये जिस रूप में हस्तशिल्प कला बनाना करना देखते हैं वो उसी रूप में सीख लेते हैं और उसी तरह से बनाना शुरू कर लेते हैं, ठीक। तो ये मंदबुद्धि हो गए। अब अगला है अधिगम अक्षम बालक। अधिगम अक्षम बालक यानी जो अधिगम को करने में अक्षम होते हैं, ठीक। जो अधिगम करने में उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, यानी कुछ भी कार्य करेंगे, कुछ भी कार्य को उनको सीखने में जो दिक्कत होती है उसको अधिगम अक्षम बालक कहते हैं। यानी वो
किसी भी कार्य को करने में बहुत सारा वक्त लेते हैं, बहुत सारा उनको दिक्कत होता है, सोचते हैं कि कैसे करें कैसे करें। यानी किसी भी कोई भी अधिगम यानी कुछ भी कार्य वो करने के लिए करते हैं तो उनको हर कार्यों में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं होने लगती है। वो अपने आप से डरते हैं कि क्या हम कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कार्य होगा कि नहीं होगा। हर कार्य को करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो कार्य ठीक ढंग से वो कर नहीं पाएंगे। वो क्या किस रूप में है, मानसिक रूप से वो अक्षम बालक हैं, यानी अधिगम को करने में उनको दिक्कत होती है। अब बात करते हैं सामाजिक रूप से जो विशिष्ट बालक हैं वो कौन कौन से कहलाते हैं? बाल अपराध। बाल अपराध, बाल अपराध क्या होता है भाई? बालक नाबालिग होते हैं और उस उम्र में कोई उनसे गलती हो जाती है, उसके लिए वो उनका कहते हैं ना मेंटल लेवल उतना अच्छा नहीं होता कि अच्छे बुरे की वो सोच समझ कर पाएँ, और उस गुस्से में उस आवेश में आके कुछ ऐसा फैसला ले लेते हैं, कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे वो बाल अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं, जिससे वो उनको एसाइलम में भेज दिया जाता है, यानी बाल कारागार में उनको भेज दिया जाता है, जिसको एसाइलम कहते हैं। तो एसाइलम में जब वो भेज दिए जाते हैं तो वहाँ पे उनको रख के उनकी सज़ा भी दी जाती है, और सज़ा के साथ साथ उनकी पढ़ाई की वगैरह की भी वहाँ व्यवस्था की गई रहती है। जब वो अपने सज़ा को पूरा कर लेता है, एक मिनिमम सज़ा रहता है, उस सज़ा को पूरा करने के बाद उसको बाहर फिर जेल के बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बीच वो जो उसकी पढ़ाई लिखाई होती है वो बाधित नहीं होती है, उसी रूप में उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ चलती रहती है। तो वो किस रूप में आ जाते हैं? बाल अपराध। अब कोई जेल से छूट के आएगा तो समाज में उसकी किस तरह की प्रतिष्ठा रहेगी? हाँ, थोड़े से लोग उसको उस नज़रों से नहीं देखेंगे कि भाई अच्छे नज़रों से, कि मतलब ये अच्छा बालक है, ये बाल अपराधी, मतलब किसी न किसी अपराध, एक जिस तरह से एक अपराधी की श्रेणी में रख दिया गया हो उसको अपराधी मान के ही, चाहे वो कितनी भी मेहनत करके वहाँ पढ़ा हो, उस श्रेणी में नहीं आ पाता है जितना भी मेहनत कर ले, उसको लोग बाल अपराध की श्रेणी में ही देखते हैं, बाल अपराधी के रूप में ही देखते हैं, और कहते हैं कि ये सज़ा, ये कार्य उसने किया था, इस तरह की उसको सज़ा मिली थी। ठीक, ये सामाजिक रूप से। अब है अगला समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक क्या है? हर चीज़ पे, हर मोड़ पे, हर स्थिति पे ये समस्या पैदा करते रहते हैं, यानी कोई भी काम ये अच्छे ढंग से करने नहीं देते हैं। यानी जो भी कार्य होगा वो किसी न किसी रूप से समस्या बना देंगे, किसी से मार झगड़ा कर लेंगे, किसी से बोल ठोल कर लेंगे, किसी को सम्मान नहीं देंगे, अपने छोटों बड़े का लिहाज नहीं करेंगे। ये इस तरह के बालक किस रूप में आते हैं? समस्यात्मक बालक में। उनको अनुशासन सिखाया जाता है, अनुशासन में नहीं रहते हैं, अनुशासन से ये बाहर रहना चाहते हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र, जो इनके मन में आता है वो उसके हिसाब से ये कार्य करना चाहते हैं। वो किस श्रेणी में आते हैं? समस्यात्मक बालक के। इनकी पहचान कैसे होती है भाई? इनकी पहचान कैसे होती है? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकी पहचान, अगर पहचान करना चाहें तो पहचान कर सकते हैं। इनकी पहचान कैसे करते हैं? कुछ पॉइंट है पहचान के। निरीक्षण द्वारा, हम कहेंगे निरीक्षण द्वारा। किसी बालक का, हम उसका निरीक्षण करते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं, समझते हैं ये क्या कह रहा है, क्या किस तरह से हम, जो हमारे अंदर टैक्टिस होती है, जो हमारे पहचानने का जो तरीका होता है निरीक्षण का, हम उस बालक पर प्रयोग करते हैं और निरीक्षण करते हैं कि ये क्या मैं इससे पूछ रहा हूँ, क्या उसी तरह के प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, जो हम पूछ रहे हैं ठीक उसी तरह का उत्तर दे रहा है कि कहीं और उत्तर दे रहा है। ठीक, तो उसका हम बालक का निरीक्षण करके उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक, अगला है चिकित्सा द्वारा परीक्षण। चिकित्सा द्वारा परीक्षण कैसे होता है भाई? चिकित्सा द्वारा परीक्षण कैसे होता है? आप जाते हैं, किसी को कम सुनाई देता है, वो डॉक्टर के पास जाता है कि हमको कम सुनाई देता है, तो डॉक्टर उसके लिए
वो इलाज करता है। किसी को आँखों से थोड़ा सा कम दिखाई देता है, कहता है मुझे जो अक्षर जो दिखाई दे रहे हैं वो धुंधले दिखाई दे रहे हैं, तो वो उसके लिए भी डॉक्टर के पास जाता है। तो किस रूप में, जब वो परामर्श डॉक्टर से लेता है, चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा पता चलता है कि इसकी आँखों में कितने मतलब दिखाई धुंधला देता है, ठीक है चलिए, कि कहाँ तक इसको मतलब कौन सा इसके अंदर लेंस लगाया जाए, डॉक्टर उस तरह का उसका परीक्षण करता है, उसके हिसाब से आँखों के लेंस की व्यवस्था करता है। मान लीजिए वो एक जो श्रवण बाधित बालक है वो कितने हद तक सुनाई दे रहा है, उसके हिसाब से उसके कान की जो मशीन होती है उसकी व्यवस्था करता है। तो किस रूप में, चिकित्सा के द्वारा परीक्षण करता है, ठीक। अगला है मानसिक परीक्षण। मानसिक परीक्षण में क्या, मानसिक परीक्षण में कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट कैसे कहा जाए, TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी मॉर्गन और मूरे का जो 38 कार्ड वाला जो परीक्षण है व्यक्तित्व का, वो उसके अंतर्गत हरमन रोसाक का स्याही धब्बा, हरमन रोसाक का स्याही धब्बा परीक्षण, यानी एक इसमें क्या मानसिक तौर पर बालक किस रूप में है, किस रूप में कार्य कर रहा है, हम एक परीक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। और परीक्षण किस रूप में कर सकते हैं, एक थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, हरमन रोसाक का कैट चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट जो बेल्लाक का आया था, ये हम टेस्टों के माध्यम से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। शैक्षिक परिणामों द्वारा, यानी हम कोई एग्ज़ाम की व्यवस्था करते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं और एग्ज़ाम लेने के बाद उसमें परीक्षा परिणाम देखते हैं कि किस बालक के किस तरह के मार्क आए हैं, किस तरह के नंबर आए हैं, क्या क्वेश्चन इसने किया है, क्या किस क्वेश्चन को इसने छोड़ दिया, क्या इसके लिए कठिन था, क्या क्वेश्चन इसके लिए सरल था। तो वो उसकी पहचान हम कैसे करते हैं भाई, शैक्षिक परिणामों द्वारा हम किसी तरह की परीक्षा करते हैं। अगला है व्यवहार अवलोकन द्वारा, व्यवहार अवलोकन द्वारा हम व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, किस तरह का व्यवहार हो रहा है, कि बालक किस तरह का व्यवहार करता है, बालक किस तरह के कार्यों को करता है, व्यवहार उस तरह का जैसे उसके व्यवहार में हम देखते हैं कि अच्छा बुरा किस तरह का व्यवहार कर रहा है। अगला है साक्षात्कार द्वारा, यानी हम वाइवा लेते हैं, मौखिक रूप से ले लेते हैं, एक मौखिक रूप से कुछ उससे प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्नों का उत्तर देता है, सही रूप से देता है, अच्छे ढंग से देता है, तो ठीक है। जो हमारी पहचान के जो लक्षण हैं, हम उस साक्षात्कार में उस तरह के प्रश्नों को रखते हैं और उस तरह के लक्षणों को हम परिलक्षित करते हैं, जिससे वो उस तरह के लक्षण हमको दिखाई देने शुरू होते हैं और हमारा जो साक्षात्कार है, जो हमारा लक्षण है वो दिखना शुरू हो जाता है और हम जान लेते हैं कि हाँ ये विशिष्ट प्रकार का बालक है। यानी विविधता, विकलांगता और समावेशी शिक्षा, इन सारे जो तीनों के तीनों जो शिक्षा दिखाई दे रही थी, यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, इन तीनों प्रकार के बालकों को हम जब एक साथ एक कक्षा में एक साथ बैठ के पढ़ाते हैं, वो हमारे लिए समावेशी शिक्षा होती है, ठीक। जब हम सारे बच्चों को, विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों को जब हम एक साथ एक कक्षा में रख के पढ़ाते हैं, तो हमारे लिए वो क्या होती है, वो हमारे लिए समावेशी शिक्षा होती है, जब हम सभी प्रकार के बालकों को एक साथ रख के पढ़ाते हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी स्क्रीनशॉट लेना है इसको स्क्रीनशॉट ले सकता है। धन्यवाद।